एक मेरा रिकॉर्ड है फास्टेस्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेशन का, जो आज तक इंडिया में कोई नहीं कर पाया। तो मैं एक छोटे से गांव का बच्चा बड़े शहर के बड़े स्कूल में चला तो गया, लेकिन वहां पे जो टीचर थे वो बड़ी छोटी सोच के निकले। वैदिक मैथ्स ऐसा है जिसमें आपका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक साथ काम करते हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन? भगत सिंह। एक बच्ची निशा क्यूब रूट, शकुंतला देवी जी की स्पीड से भी ज्यादा तेज स्पीड से वो बच्ची कैलकुलेट कर सकती है। तो क्या आप 70 डिजिट सब्ट्रैक्शन 56 सेकंड में कर सकते हैं? मैं रोने लगा। यार आपकी स्टोरी तो कमाल की है। ऐसे स्कूल्स तैयार होंगे जहां पे कौटिल्य जैसे बहुत सारे बच्चे तैयार होंगे, और यही हमारा टारगेट है। गाइस, वैसे तो इंडिया को विद्वानों का देश कहा जाता है। यहां पर बड़े बड़े गणितज्ञ पैदा हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके आज के यूथ को एक सब्जेक्ट से पक्का डर लगता होगा, और वो है मैथमेटिक्स। अगर आपको भी मैथ्स का फोबिया है तो आज का ये द अरविंद अरोड़ा शो का एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के शो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 7 नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और उन्होंने 3 बुक्स सिर्फ मेमोरी को शार्प करने के लिए लिखी हैं। इनफैक्ट मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। ही इज नन अदर देन डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। सो प्लीज वेलकम विद क्लैप। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। सर, पहले आप ये बताओ कि आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूं मैं। सबसे पहले आपका स्वागत है द अरविंद अरोड़ा शो में। माय प्लेजर। चलिए, तो पहले बताइए आपकी कौन से टॉपिक पे आप इत्मीनान से बात कर सकते हैं? वैदिक मैथमेटिक्स और मेमोरी टेक्निक्स, जिन चीजों को मैंने जिया है। एग्जैक्टली, आपका प्रोफेशन है। अच्छा, किस टॉपिक के बारे में आप बिल्कुल बात नहीं करना चाहते? किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अच्छा, आप कंफर्टेबल? मतलब कंट्रोवर्सी, अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया तो आप इत्मीनान से आंसर देंगे? मैं आंसर दे सकता हूँ। बाय द वे, मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होता, आंसर कंट्रोवर्शियल होता है। सो बी केयरफुल। आज के शो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आप ये बताइए, द मेमोरी किंग, ये कितना बड़ा टैग लगा हुआ है, और साथ में 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं आपने। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7 नेशनल रिकॉर्ड, 3 किताबें आपने लिखी हैं, अभी तक ये हीरा कहाँ छिपा हुआ था? अभी तक ये हीरा सिर्फ लर्निंग पे लगा हुआ था, अर्निंग पे नहीं लगा हुआ था। जब मैं वैदिक मैथ्स मेमोरी की दुनिया में आया तो मैंने देखा कि इंडिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे वैदिक मैथ्स या मेमोरी सिखा सके। तो मैंने एक संकल्प लिया कि क्यों ना मैं इन चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ में जाके सीखूं, और एक टाइम आए जब मैं ही इन चीज़ों को सिखाऊं। तो आज मेरे पास में ये काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है। मैं दिखा सकता हूं कि इन टेक्निक्स में कितना दम है और बच्चे किस लेवल पे जा सकते हैं। इसलिए पहले मैंने अचीवमेंट्स ली, और अब मैं निकला हूँ सबको ये चीज़ें सिखाने के लिए। क्या बात है। बाय द वे, ऑफलाइन इनके ऊपर इतने आर्टिकल्स हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो खुद बताएं कि उन्होंने अब तक क्या अचीव किया है। सर, आपका जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे कुछ तो मैंने बताई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक लिस्ट थोड़ा सा आप गिना देंगे ना तो मजा आ जाएगा। एक्चुअली अरविंद भाई 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, तो 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में से कुछ तो आपने बता ही दिए हैं, और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स मैं बता देता हूँ। एक मेरा रिकॉर्ड है फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का। 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके दिखाया था। पता है कितने टाइम में? कितने? 1 मिनट 32 सेकेंड में। क्रेजी। 1 से लेकर 100 तक क्यूब। एक मेरा रिकॉर्ड है फास्टेस्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेशन का, जिसमें मैंने 54.50 सेकंड में 10 रैंडम सम मुझसे पूछे गए थे, और उन 10 रैंडम सम का मैंने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दिखाया था अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक, जो आज तक इंडिया में कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये हमारी टेक्निक्स है, और ये टेक्निक्स आज की नहीं है, ये वैदिक काल की टेक्निक्स है। इन टेक्निक्स को कोई भी बच्चा सीखेगा, कोई भी प्रैक्टिस करेगा, तो वो हिम्मत भारद्वाज बन सकता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि वैसे एक लड़का काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जो हर न्यूज़ चैनल में उसको बुलाया गया था, वो कैलकुलेटर कहलाता है। वो छोटा सा बच्चा था, कौटिल्य। मैंने ऐसा सुना है कि आपने उनको ट्रेन किया है। कौटिल्य को मैं तब से जानता हूँ जब उसका पहला इंटरव्यू आया था, और कौटिल्य का और मेरा पहला इंटरव्यू खबरें अभी तक न्यूज चैनल पे आया था। तब से मैं उस बच्चे को जानता हूँ, और उसके बाद जितने भी बच्चे आए ज्यादातर वो मेरे ही ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं। लेकिन मीडिया ने कौटिल्य को ज्यादा उछाल दिया। मीडिया ने दिखाया कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, और जब मैं कौटिल्य के पेरेंट्स के पास पहुंचा और मीडिया के पास ये बताने के लिए पहुंचा कि कौटिल्य गॉड गिफ्टेड है, मैंने माना, लेकिन इंडिया के सारे बच्चे गॉड गिफ्टेड है। जो टेक्निक कौटिल्य को आई है, अगर वही टेक्निक सभी बच्चों को पता चल जाए तो कोई भी बच्चा कौटिल्य बन सकता है। लेकिन आपको उतना हाइप नहीं मिला।
तो आपको दुख नहीं होता इस बात का? दुख होता है, और जब दुख होता है तो वहां से कुछ चीजें और निकल के आती है। जिस दौरान कौटिल्य तैयार हो रहा था तो वहीं पे मेरे मन में क्वेश्चन आ गया था कि एक कौटिल्य ही क्यों, ऐसे हजारों कौटिल्य क्यों तैयार नहीं हो सकते। इसी वजह से मैंने स्कूल शुरू किया, पीआरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, 2 स्कूल है मेरे झज्जर में, और वहां पे कौटिल्य जैसे बच्चे ही तैयार हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से ही हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे को पता है आईएएस के बारे में क्या होता है, उनको जीके के क्वेश्चन, उनकी कैलकुलेशन, उनकी मेमोरी, उनको मेडिटेशन सिखाई जा रही है। तो ऐसा स्कूल ऐसा तैयार हमने कर दिया है, और अब पूरे देश में ऐसे स्कूल्स तैयार होंगे जहां पे कौटिल्य जैसे बहुत सारे बच्चे तैयार होंगे। भले ही गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, लेकिन गुरु जी एकदम, जो गुड़ की मिठास आपको पता है चीनी से ज्यादा अच्छी होती है, और गुड़ गुड़ होता है, वो हेल्दी भी होता है। और ऐसी विजन के साथ हमारे जो भारतवाज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मैंने आपके मुंह से ही सुना था कि आप ऐसा बोल रहे थे कि 3 इडियट में जैसे स्कूल थे वैसे स्कूल आप प्लान कर रहे हैं। क्यों ना 3 इडियट जैसे फिजिकल स्कूल हो, एक ऐसा स्कूल हो जो मेडिटेशन की बात करे, एक ऐसा स्कूल हो जो प्राणायाम की बात करे, एक ऐसा स्कूल हो जहां स्टार्टिंग से ही वैदिक मैथमेटिक्स बच्चा कैलकुलेशन टिप्स पे करे, एक ऐसा स्कूल हो जहां पे बच्चे को ब्रेन की टेक्निक्स का पता हो, जहां ट्रेडिशनल जो चीजें सिखाई जा रही है उसके साथ साथ अगर ये चीजें बच्चा सीख लेता है तो लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक साथ काम करते हैं और बच्चा किसी भी टारगेट को अचीव कर लेता है। आप देखिए ना, कितने सारे बच्चे हैं जो एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट क्या आता है, कई बार वो फेल हो जाते हैं, और फेल में डिप्रेशन में आगे कई बार तो सुसाइड कर लेते हैं। अगर उन बच्चों को टाइम रहते इन टेक्निक्स का पता चल जाए तो वो भी अपने ब्रेन की इन पावर्स को यूज करके किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विचार हैं आपके, और हम लोग जितना आपके साथ इस चीज़ के लिए योगदान कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। पर मेरा एक सवाल है इसके पीछे, आपने जो स्कूल ओपन किए हैं उसमें पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कितने एडमिशन हो चुके हैं, दूसरे वो बच्चे आज के एजुकेशन सिस्टम को मैच कैसे करेंगे? देखिए अरविंद भाई, जो अपने 2 स्कूल हैं उनमें लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर हैं। ये स्कूल्स ज़्यादा पुराने नहीं है, सिर्फ 3 साल के अंदर हमने पहले एक स्कूल लिया, एक बिल्डिंग ली, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, पेरेंट्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, हमें दूसरी बिल्डिंग लेनी पड़ी, और अब आलम यह है कि नए सेशन पे हो सकता है हमें 2 बिल्डिंग और भी लेनी पड़े। ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही बच्चा आया, अब बच्चा स्कूल में हंसते हुए आता है, हंसते हुए जाता है, क्योंकि अब जो लर्निंग है वो खेल खेल में हो गई है। टीचर अपना सब्जेक्ट समझाता है। मैं हमेशा कहता हूं, समझ में आना और याद होना दोनों अलग अलग बातें। समझ में आने का मतलब याद होना नहीं होता। तो टीचर समझाता है और उसके बाद मैं बच्चों को टेक्निक सिखाता हूं कि बेटा इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए इन टेक्निक्स को यूज करें। इवन हम टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं कि आप बच्चों को समझाने, जैसे आप समझा रहे हैं वैसे ही समझाइए, साथ में ये टेक्निक सिखाइए ताकि बच्चा जो आप पढ़ा रहे हैं उसे कभी ना भूले। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ग्रेड सिस्टम है, वो लोगों को पेपर देना है, क्लास से पास करनी है, और वो एक्चुअली ऑथेंटिक वो अप्रूव्ड भी होनी चाहिए एनसीईआरटी से या फिर जो सीबीएसई है उनसे। क्या आपका स्कूल वो सब चीजें प्रोवाइड करता है? सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। उसमें एडिशनल हमने ये कुछ चीजें ऐड कर दी है। जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है उसके साथ वैदिक मैथ्स का एक सब्जेक्ट ऐड हो जाए कि जो ट्रेडिशनल मैथ्स है इसकी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है। तो मैं काफी जगह घूमा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो अल्टीमेट मैंने अपना ही स्कूल खोला और स्टार्टिंग से इन चीजों को शुरू कर दिया है। तो टीचर्स अपना काम करते हैं, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस तरीके से कर रहे, और मैं नई नई चीजें उसमें ऐड ऑन करता रहा। ये वैदिक मैथमेटिक्स जो आप बोल रहे हैं ये कहाँ इजाद हुई, यानी कहाँ इन्वेंट हुई, और फाइनली आप इसके टच में कैसे आए? अरविंद भाई, मेरे मैथ्स में 10th क्लास में 33 मार्क्स आए थे। ओके। मैं पॉइंट पे पास हुआ था। बाप रे। तो पॉइंट पे पास होने की वजह से मेरा मन जो पढ़ाई से थोड़ा सा हट गया था और मैं छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया था। आरा मशीन पे जैसे लकड़ी उठाने का काम करना शुरू करना है, अखबार डालना शुरू करना है। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने मेरे पापा को अलग अलग ताने मारे। तो ताने मार के मुझे बुरा लगा कि मेरे फादर की ऐसे इंसल्ट हो रही है, तो ये काम तो मुझे नहीं करना। तो ये काम नहीं करना। बाकी नॉर्मल मैं स्टूडेंट था तो मेरा एजुकेशन में कुछ ज़्यादा मुझे मज़ा आता नहीं था। तो मैं अक्सर सोचता रहता था कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी मेमोरी अच्छी हो जाए, मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए और मैं कुछ बड़ा अचीव कर पाऊँ। तो मेरे मन में एक थॉट आया
कि क्यों ना मैं बड़े शहर चला जाऊं, बड़े शहर में बड़े स्कूल में एनरोल हो जाऊं, वहां पे अच्छे टीचर मिलेंगे और वो मुझे सारी चीजें सिखाएंगे। तो मैं एक छोटे से गांव का बच्चा बड़े शहर के बड़े स्कूल में चला तो गया, लेकिन वहां पे जो टीचर थे वो बड़ी छोटी सोच के निकले। उनकी वजह से मैं फोकस कर ही नहीं पाया। वो कहानी कभी लंबी हो जाएगी, मैं जरूर सुनाऊंगा। उन्होंने एक ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए कि मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया। मेरा 12th क्लास का 1 साल खराब हो गया। उसके बाद अगला 1 साल और भी खराब हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे और टीचर मिल गए जिनके टच में आए, जिन्होंने बोला कि हम आपको ओपन क्लास से एग्जाम दिलाएंगे और आप इनको अच्छे से इजीली पास कर जाओगे। मैंने खूब तैयारी की थी, लेकिन वो भी मैं कर नहीं पाया। फाइनली पापा को गाँव छोड़ना पड़ा। जब गाँव छोड़ा उन्होंने, तो गाँव छोड़ के अगले ही दिन उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की, मेरे पापा फौजी, और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन कर ली। तो यही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। जो मेरे वीक पॉइंट है, अब मैं उनको स्ट्रॉन्ग बना के रहूंगा। और जिस एजुकेशन की वजह से मेरा गांव छूटा है, वही एजुकेशन एक दिन दुनिया मुझे पढ़ेगी। और मैं देखने लगा, मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे शहर में, गुड़गांव में शिफ्ट हुआ तो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला, वहाँ पे अच्छे टीचर्स मिल गए और उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा होना सिखाया, बोलना सिखाया। और लगातार मैं उस सुपर पावर की तलाश कर रहा था कि क्या करूं कि मेरा मैथ्स का फोबिया खत्म हो जाए, मेरी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैं अक्सर मोटिवेशन की किताबें पढ़ता रहता था। और गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक बुक शॉप है, तो वहाँ पे किताबें देखता रहता था। एक दिन एक किताब पढ़ी मैंने, डायनामिक मेमोरी मेथड्स। तो उस बुक में 15 वर्ड्स लिखे हुए थे, 15 रैंडम वर्ड्स, और एक लाइन नीचे लिखी हुई थी कि 15 रैंडम वर्ड्स 15 सेकंड में याद हो सकते हैं। अच्छा, यस। तो मैंने उस चैप्टर को एक बार पढ़ा और सच में 15 सेकंड में वो 15 रैंडम वर्ड्स मुझे याद हो गए। क्रेजी। मैंने वो किताब ले ली, एक एक पन्ना पढ़ मारा। मैंने देखा कि ये किताब लिखी किसने है, वो जो ऑथर था। फिर उसके बारे में सर्च किया, पता चला कि वो तो फरीदाबाद का ही है। अगले ही दिन मैं फरीदाबाद पहुंच गया। अच्छा। और फरीदाबाद में जितनी भी किताबें उसने लिखी थी, वो सारी की सारी किताबें मैंने कलेक्ट कर ली। धीरे धीरे सारी किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है, शायद वो असली बात छुपाई गई है। अब मैं नेट पे सर्च करने लगा, तो पता चला टोनी बुचान के बारे में, डोमिनिक ओब्रायन के बारे में, रॉन व्हाइट के बारे में, हैरी लोरेन के बारे में। और जब उनकी बुक्स ली तो वो अल्टीमेट सिस्टम समझ में आया कि हाँ, ये मेमोरी की टेक्निक्स हैं। और जब और डेप्थ में गया तो पता चला कि ये जो टेक्निक है, ये अपनी वैदिक काल की टेक्निक्स है। रिसर्च उन्होंने की है, बट टेक्निक हमारी। तो इस तरीके से मेरा मेमोरी में इंटरेस्ट मिला, मुझे वो सुपर पावर मिली। और सुपर पावर से कॉलेज के जितने भी अवार्ड्स थे, वो सारे मैंने अपने नाम किए। और उसके बाद लगा कि अगर मेमोरी अच्छी हो सकती है, तो क्या मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता? तो शकुंतला देवी जी के बारे में सुना, तो पता चला कि वो ह्यूमन कंप्यूटर उनको बोला जाता, जबकि उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा नहीं है। रामानुजन जी के बारे में पढ़ा, उनकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं थी। तो धीरे धीरे मैं टच में आ गया वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। फॉर्मूला वही काम आया, किताबें ली, ट्रेनर तो कोई था नहीं, टीचर तो कोई था नहीं। एक किताब पढ़ी, 2 किताब पढ़ी, लेकिन वही लगता था मिसिंग है। अल्टीमेट एक किताब मिल गई, वैदिक मैथमेटिक्स बाय भारती कृष्ण तीर्थ महाराज। उसको पढ़ा, कई बार पढ़ने के बाद समझ आया, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है हिंदी और संस्कृत, वो बड़ी टफ है। लेकिन उसको जब पढ़ा, पढ़ते पढ़ते इतना इंटरेस्ट आया। और मैं अब अपने आप को साबित करना चाहता था कि, क्योंकि मुझे जादूगर बोला जाता था, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता था। तो जैसे एक जादूगर होता, जादूगर, तो मेरी जो प्रोफेसर मैडम निर्मल उदासी, तो उन्होंने कहा, बेटा कॉलेज के सारे अवार्ड तो तूने अपने नाम कर लिए हैं, इस चीज से क्या कर सकता है? तब पता चला रिकॉर्ड बुक्स के बारे में। तो ऐसे ही फिर मैंने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ रुख किया। फिर लगा कि ये जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं इनको बुक्स में लिख दूं तो बाकी बच्चों का भला हो। मैं वो किताब लिखूं जो मुझे नहीं मिली। यार, आपकी स्टोरी तो कमाल की है। पर मैं एक सवाल बीच में और पूछा था आपसे कि वैदिक मैथमेटिक्स, ये एक्चुअली एंशिएंट इंडिया से ही ये सारा का सारा प्रोसेस, ये सारा का सारा नॉलेज है? मैथमेटिक्स इज अ सुपर फास्ट वे ऑफ मेकिंग ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी एंड फास्ट। जितनी भी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाती है, वैदिक मैथ्स आया है। 4 वेद हैं, 4 में से जो अपना अथर्व वेद है, उसको पढ़ा भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने। उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने वो 16 सूत्र वहां से निकाले और उन्होंने वो किताब लिखी वैदिक मैथमेटिक्स। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे जैसा स्टूडेंट जिसके 33 मार्क्स आए थे, तो वैदिक मैथ्स के कमाल की वजह से मैं ये कर पाया। अगर कोई भी बच्चा वैदिक मैथ्स सीख ले तो उसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स इंडियन एशियंट बुक है एक,
अथर्ववेद में से उसमें से 16 सूत्र निकाले गए हैं। भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने निकाले और उन्होंने एक किताब लिखी है वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से। तो बाद में जितनी भी बुक्स अब दिखती हैं वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर वो उससे इंस्पायर्ड है। सारी की सारी बुक्स इंस्पायर्ड नहीं है, वहीं से कॉपी पेस्ट है। और मैं सभी को सजेस्ट करना चाहता हूं कि वैदिक मैथमेटिक्स में कोई भी बुक ना पढ़े, अगर पढ़ सकते हैं तो वही पढ़े। अगर पढ़ सकते, एक बार में समझ में नहीं आएगी, 2 बार में समझ में नहीं आएगी, जिस दिन समझ आ गई उस दिन लाइफ चेंज हो जाएगी। आज का सिस्टम है जैसे हम मैथ जब पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है 1 और 1 2 होता है, 2 और 2 4 होता है। अब क्यों होता है वो हमने सवाल कभी पूछा ही नहीं। तो क्या ऐसे बेसिक आंसर भी वैदिक मैथमेटिक्स में मिलते हैं? वैदिक मैथमेटिक्स के यूज से मेरे बच्चों ने कईयों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। जैसे कि अभी एडिशन की अगर हम बात करें तो मैं जनरली एडिशन सिखाता हूं, तो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट मुझसे पूछते सर एडिशन तो हमें आती है। तो मैं कहता हूं एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, तो क्या आप 70 डिजिट सब्ट्रैक्शन 56 सेकंड में कर सकते हैं? लिम्का बुक में एक रिकॉर्ड है जिसमें सब्ट्रैक्शन को एक बच्चे ने 56 सेकंड में सोल्व किया हुआ। तो वो नॉर्मल मैथ से तो किया हुआ नहीं है। तो मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आती है आपको, क्या आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है? तो वो कहते हैं नहीं है। तब मैं कहता हूँ वैदिक मैथ सीखो, क्योंकि वैदिक मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग 100 तक आपकी टिप्स पे हो जाती है। क्यूबिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, कैलेंडर, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। साथ ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। वैदिक मैथ्स ऐसा है जिसमें आपका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक साथ काम करते हैं। और आप देखिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स की कैलकुलेशन आती है। जितने भी टीचर वो छोटे छोटे शॉर्टकट्स अपने खुद के बनाते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि शॉर्टकट्स ना बना के अगर एक बार वैदिक मैथ्स पढ़ लिया जाए तो आपको शॉर्टकट्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर वैदिक मैथमेटिक्स इतना पावरफुल टूल है जो कि एक मैजिक की तरह है, जो आपको एक जादूगर बना देगा, मतलब मैथ्स के प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सोल्व कर लोगे, तो हमारा ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो वैदिक मैथमेटिक्स को अप्लाई क्यों नहीं करता है? अब अप्लाई कर रहे हैं। अब वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अब हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं एससीईआरटी में मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मुझे बुलाया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट के टीचर्स लगते हैं उनकी ट्रेनिंग देने के लिए मैं जाता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स में सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स पे। डीयू में, रामानुजन कॉलेज में वैदिक मैथमेटिक्स का मेरा खुद का कोर्स लॉन्च हुआ है। लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ अरविंद भाई, जो चीज सिलेबस का पार्ट होती है तो उसको ही हम पढ़ते हैं, और जो सिलेबस का पार्ट नहीं होती, वो चाहे कितनी भी यूजफुल चीज हो, हम उसको नहीं पढ़ते। Correct. तो यही वजह है कि वैदिक मैथ्स मेमोरी की टेक्निक्स यूजफुल होते हुए भी उनको कभी यूज नहीं किया गया। ये बड़ी मतलब अचरज वाली बात है अगर हम लोग देखें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि इतना एक वेदों से निकली हुई ऐसी चीज जो एंशिएंट इंडियन, हम अपने जो हमारे साथ जो चीजें होती हैं वो भी रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। हमारे बुक्स के लिए कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि होनी चाहिए जितनी। आपने अथर्ववेद के वो 16 सूत्रों के बारे में बताया। आज के यूथ को अगर पूछने जाए तो उनको रील, इंस्टाग्राम, इनके अलावा कुछ सूझता ही पता नहीं ही नहीं। सही बात। तो आपको अभी दुख नहीं होता है कि ये कहाँ हम किसको सिखाएं? आपको ये वो कौटिल्य जैसे, क्योंकि अभी तो कौटिल्य जैसा एक किया आपने, क्या आप इतना माइंडसेट चेंज कर पाएंगे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन यूथ का जो इतना बिगड़ चुका है? अरुण भाई, सबसे पहले तो कौटिल्य जैसा एक नहीं, कौटिल्य जैसे कई बच्चे तैयार किया। उसके बाद एक बच्चा तैयार किया विशेष, 5 साल का बच्चा। अब जरा सोचिए, 5 साल के बच्चे को मैंने पूरी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद कर दी। 5 साल का बच्चा जिसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता, वो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया। 118 एलिमेंट्स याद कर गया। अच्छा, कैसे? टेक्निक से। उसके बाद एक बच्चा हमने ऋतिक तैयार किया एडिशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक बच्ची निशा क्यूब रूट, शकुंतला देवी जी की स्पीड से भी ज्यादा तेज स्पीड से वो बच्ची कैलकुलेट कर सकती थी। तो बच्चे जो रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम, इस पे अपनी जो एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, कीजिए थोड़ा सा अपना एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए। लेकिन अगर ये चीजें सीखेंगे तो लाइफ में काफी आगे बढ़ पाएंगे। कोई बच्चा अगर इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, रील बनाता है, उसको पता है मैं फेम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, और इंटेलिजेंट माइंड इंडिया के वहां पे खराब हो रहा है। सही बात। ये आप मानते हो? बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली वो 2 चीजें देख रहा है, एक तो फेम, दूसरा पैसा। आपकी इस केस में उसमें तो कुछ नहीं है, उसको एक बटन दबाना है, गाना है और डांस करना है, लिप सिंक करनी है, हो गया काम। किस दिन वो चल गया तो वो फेमस हो जाएगा, शायद उसको इंस्टाग्राम या फिर कोई और बाहर के लोग उसे पैसा भी देते हैं। इतने डिफिकल्ट चीज को कैसे चुनेगा वो, इन सब चीजों को छोड़ के वैदिक मैथमेटिक्स को कैसे चुनेगा? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि वैदिक मैथमेटिक्स में मान लो उसने अपना करियर झोंक भी दिया तो वो कितना पैसा कमा सकता है? ये भी सवाल है। अरुण भाई, मैं ये नहीं कहता कि वैदिक मैथमेटिक्स को आपको
करियर बनाना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करियर बनाना चाहते हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, एसएससी बैंकिंग कुछ भी करना चाहते हैं, तो इंडिया में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मुखर्जी नगर में, कोटा में, जो इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है। पर सर मेहनत तो लगेगी, क्योंकि अगर आप बच्चों को, माँ बाप को समझाने जाएंगे कि आप मेरे यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स कराओ, वो 1 घंटा भी उनको ऐसा लगता है कि वेस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि वो कोई सिलेबस में तो है नहीं। और मेमोरी कितनी शार्प होगी वो तो राम भरोसे है। बच्चा मेहनत करेगा तो होगी, उसका इंटरेस्ट होगा तो होगी। आप कन्विंस कैसे करते हो पेरेंट्स को कि क्या मिलेगा उसको ये करके? देखिए, जब जज्जर में हमने स्कूल खोला तो स्कूल, क्योंकि हम चारों तरफ से स्कूलों से घिरे हुए थे, जो पुराने स्कूल से काफी। करेक्ट। और जब मैंने खोला तो आसपास के लोगों ने बोला कि ये स्कूल चल ही नहीं सकता किसी भी हाल में, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं। मैंने स्कूल इसलिए खोला क्योंकि मेरे पास में टेक्निक्स थी। तो मुझे पेरेंट्स को भरोसा दिलाना, जैसे आप कह रहे हैं कन्विंस कैसे कर पाएंगे, तभी मैंने 13 साल लगाए अरविंद भाई। मैंने मेरे न्यूज़पेपर की इतनी सारी फाइल्स रखी थी, जो भी पेरेंट्स आता वो फाइल सामने रख देता। मैं कहता हिम्मत भारद्वाज गूगल पे सर्च करो, वो अपनी किताबें दिखाता, वो जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स थे वो सारी सामने रख देता कि मैं जिसके 33 मार्क्स आए थे, जो भुलक्कड़ होता था, आज वो मेमोरी किंग कहलाता है, कैलकुलेटर किंग कहलाता है, हर चीज को एंजॉय कर रहा है। तो अगर आपका बच्चा भी ये चीजें सीख जाएगा तो काफी आगे बढ़ पाएगा। तो आप कन्विंस कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहा हूँ, बिल्कुल कर पा रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक 3-4 बच्चों के नाम आप लोगों ने आपने गिनाए, आपकी पहले तो आपके जीवन का पूछ लेते हैं, आपके जीवन का यादगार पल जो मैथमेटिक्स की वजह से आपको मिला, आपको लगा यार इससे अच्छा दिन कभी नहीं आ सकता, वो कौन सा था? जो मेरा रिकॉर्ड बना था फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का। फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का रिकॉर्ड जब बनाने गया था अरविंद भाई, मैंने लगातार 6 महीने प्रैक्टिस की थी, दिन रात प्रैक्टिस की थी, और जो मेरी बेस्ट टाइमिंग आई थी वो आई थी 4 मिनट 42 सेकेंड। ये मेरी बेस्ट टाइमिंग थी। बाय द वे बता देते हैं, क्यूब का मतलब वो नहीं है जो रूबिक्स क्यूब आप सोल्व करते हो, मतलब x⁻³ उसको क्यूब बोला जाता है। सो बी केयरफुल। तो उसमें इन्होंने वर्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो इनका यादगार पल है। तो 4 मिनट 42 सेकेंड में मैं जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ऑफिस था तो वहां पे मैं रिकॉर्ड बना रहा था। मैं काफी खुश था कि 4 मिनट 42 मेरी बेस्ट टाइमिंग है, मैं बेस्ट टाइमिंग में परफॉर्म कर पाया। अब तो मेरा नेशनल रिकॉर्ड पक्का हो गया। 1 महीने तक वेट किया रिजल्ट का, रिजल्ट आया अप्रिशिएशन। वो रिकॉर्ड नहीं था, और एक नया टारगेट दे दिया गया कि अगर आप ये चीज 3 मिनट में करके दिखाओगे तब हम इसको नेशनल रिकॉर्ड कंसिडर करेंगे। मैं रोने लग गया था कि पूरी मेहनत करने के बाद, 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, 4 मिनट 42 सेकंड में 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके आया हूँ। उसके बाद ये कह रहे 3 मिनट में कैसे पॉसिबल है। लेकिन बस लगा, अंदर से इंट्यूशन आई कि अगर 4 मिनट 42 सेकंड में हो सकता है तो ये 3 मिनट में भी हो सकता है। और मैंने संकल्प कर लिया कि 3 मिनट में नहीं, उसके आधे टाइम में मैं ये करके दिखाऊंगा। अगले 6 महीने तक मैंने और प्रैक्टिस की, दिन रात प्रैक्टिस की। फाइनली जो चीज 3 मिनट का टारगेट दिया गया था वो चीज मैंने 1 मिनट 32 सेकंड 1 मिनट 32 सेकंड में करके दिखाया। वाह। तो जब वो रिकॉर्ड का रिजल्ट आया तो आंखों से आंसू भी निकल रहे थे कि मैंने वो कर दिखाया, मतलब मेरे लिए जो इम्पॉसिबल था। बहुत 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 मजा आया यार, आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपने जो चीजें बताई हैं वो कमाल की हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जैसा टैलेंट या आपसे भी बेहतर टैलेंट आपको, जैसे कोटिलिया का आपने नाम बताया, लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे 2 या 3 बच्चे हैं जो आप ही के स्कूल में हैं, आपको लगता है यार ये मेरा नाम रोशन करेंगे किसी दिन, वो कौन है? स्कूल में अरविंद भाई 2-3 नहीं, काफी सारे बच्चे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों पे मैं काम कर रहा हूँ। फिर भी अगर 2-3 बच्चे का नाम लेना हो तो एक बच्चा है अरविंद, नाम सच में है। और एक का नाम है अनंत, और एक गुड़िया है, उसका नाम है नीलम। काफी जबरदस्त काम कर रहे हैं बच्चे, काफी जबरदस्त। ये इनमें वो पैशन है, इनमें वो डेडिकेशन है। मैं कहता हूँ बेटा 50 सम करके आने हैं, ये करके आएंगे 200 सम, ये करके आएंगे 300 सम। लेकिन लगातार मैं उनको मोटिवेट भी करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि मैं ऐसा करता था कि मेरी स्क्वायर में स्पीड कैसे बनी, क्यूब में स्पीड कैसे बनी। एक टॉपिक को मैंने कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि ब्रूस ली की मैं वो बात मानता था कि वो कहते थे ना कि भाई मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 10,000 मूव आते हैं और जिसने प्रैक्टिस एक बार की है, मुझे उस बंदे से डर लगता है
जिसको एक मूव आता है और उसने प्रैक्टिस उस पर 10,000 बार की क्या? है, मैंने वही किया। एक टॉपिक लिया और उस पर कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस की, तभी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को मैं 21 सेकंड में सुना पाया, तभी क्यूब कैलकुलेशन 1 मिनट 32 सेकंड में कर पाया। यार ये बात तो बिल्कुल सच है यार, जितना अभ्यास करोगे ना उतना ज्यादा उस चीज के विद्वान बनते जाओगे। पता है ये चीज मुझे आप बताओ यार कि मैथ से जिस बंदे को पूरी उम्र डर लगा हो, जिस 33 नंबर से जो पास हुआ हो, उसका मैथ्स में इतना इंटरेस्ट कैसे बन गया? तो आपको क्या 3 चीजें ऐसी जो मोटिवेट करी? पहले तो आपने बताया कि आपकी एक इंसल्ट हुई थी, पापा को पिंच करते थे लोग, लेकिन इसके अलावा अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? यार जो चीज मैंने कभी जिंदगी में नहीं करी, वो चीज मैं प्रगाढ़ विद्वान बनना चाहता हूँ, वो 2 चीजें क्या थी? अरविंद भाई, जब वैदिक मैथमेटिक्स की बुक मेरे सामने आई थी और जब उसमें जो टेक्निक देखी थी, वो टेक्निक इतनी आसान तरीके से है कि अगर आप भी सीखना चाहो या कोई भी सीखना चाहे तो इजीली सीख सकता है। ओके। तो अब तक जो मेरी मैथ्स को देखने की जो अप्रोच थी वो अलग थी। मुझे लगता था मैथ्स डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब वैदिक मैथमेटिक्स को मैंने देखा और उसमें टेक्निक देखी तो मुझे लगा कि ये फाउंडेशन से मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो उसमें बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रखी थी। हाँ, हालांकि कई बार मैंने उस बुक को पढ़ा, लेकिन फाइनली जब वो बुक कंप्लीट हुई तो मुझे लगा कि हाँ, वैदिक मैथ्स का कुछ तो मैं सीख गया। तो ये थोड़ी सी चीज आप बताओ कि आपके गांव का नाम क्या था, क्या सुविधाएं थी वहां पे, और वहां से निकलकर आज दी हिम्मत भारद्वाज, एक शॉर्ट स्टोरी आप एक बार सुना दीजिए तो इनको समझ में आएगा कि दुखड़े रोने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। मेरे गांव का नाम सालावास है, एक छोटा सा प्यारा सा गांव है झज्जर में, हरियाणा में। ओके। और 11th तक की जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो गांव में ही हुई। 9th 10th 11th मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो जो पड़ोस है वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनसे मेरा काफ़ी अच्छा परिचय है। तो उनसे पूछा, यार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कुछ बड़ा आदमी बन जाऊं? तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे यूपीएससी के बारे में बता दिया कि भाई आईएएस बन जाओ। अब आईएएस मैं गांव में रह के नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने पापा को कन्विंस किया कि पापा मुझे बड़े शहर भेज दो, महेंद्रगढ़ भेज दो, वहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं। तो जब मैं महेंद्रगढ़ में बड़े स्कूल में पहुंचा तो वहां जाते ही उस मैनेजमेंट को लगा कि ये जो लड़का है ये डिसिप्लिन खराब करेगा। तो प्रिंसिपल ने, वहाँ एक टीचर है हिंदी के, उनको पहले से ही आगाह कर दिया कि इस बच्चे को स्टार्टिंग से ही प्रेशर में रखना। तो बच्चों ने भी मुझे समझा दिया कि ये हिंदी का जो टीचर, इससे बच के रहना। मैंने बोला क्यों बच के रहूं, मैं तो याद करूंगा, मैं तो कुछ करने आया हूं। तो ऐसा हुआ कि एक दिन उसने क्वेश्चन आंसर सुने। तो क्वेश्चन आंसर मेरा होता था कि मैं रट्टाफिकेशन करता नहीं था, अपने शब्दों में आंसर देता था। तो मैंने अपने शब्दों में आंसर दिए, उन्होंने मुझे खड़ा किया। खड़ा करने के बाद जो उनकी पिटाई का लेवल जो था ना अरविंद भाई, मुझे लग रहा था कि मैं कोई चोर उचक्का हूं और पुलिस मेरी पिटाई कर रहा। मतलब उसने इतनी तेजी से वो जो डंडे लगाए थे, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे क्यों मारा? मैं सुना रहा हूं, मुझे क्यों मारा? उन्होंने बोला बाहर जाओ। मैं क्लास से बाहर गया, नया नया स्टूडेंट था, जोश था, मैं सीधा प्रिंसिपल के पास गया कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं क्वेश्चन सुना रहा था, मुझे क्यों मारा? तो प्रिंसिपल ने भी बोला कि बेटा आप है ना, टीचर्स तो अच्छे होते हैं, टीचर्स की बात माननी चाहिए, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा तभी उन्होंने आपको मारा। अब उस टीचर को ये जो चीज थी ये पिंच कर गई कि मैं सीधा प्रिंसिपल के पास गया। अब हर दिन वो आना होता उनका और मेरी पिटाई करनी होती हर दिन। और उस टीचर ने जितने भी बाकी के टीचर्स थे उनमें मेरी जो इमेज थी वो नेगेटिव बना दी। अब सारे टीचर्स मुझे नेगेटिव देखते थे। एक टीचर था जो कहता था ये बच्चा कुछ करेगा, उसकी कोई नहीं सुनता था। बट ऐसा हुआ कि वो स्कूल मुझे खाने को दौड़ने लगा। जब भी जाओ पिटाई करेंगे, तो मैं कटने लगा, स्कूल में नहीं जाता था तो असेंबली में खड़ा करके पिटाई करते थे। फाइनली ये हुआ कि मैं अपने गाँव चला गया वापस, कि मैं यहाँ पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकता। और 12th क्लास थी, तो 12th में अच्छे मार्क्स भी चाहिए, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं करियर में सेट नहीं हो पाऊंगा। फाइनली एग्जाम सिर पे थे और मुझे लग रहा था मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, और मैंने एग्जाम नहीं दिए। रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, सब ने एक टैग लगा दिया कि ये 12th में फेल हो गया, 12वीं फेल हो गया। अब ना तो मुझे जीने दिया जाता था, ना पापा को जीने दिया जाता था कि ये बेटा तो यूपीएससी करने गया था, आईएएस बनने गया था, ये तो 12वीं फेल है। तो पापा से ये चीज सहन नहीं हुई, उन्होंने गांव छोड़ के हम गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। तो गुड़गांव में शिफ्ट होती अगले ही दिन वो सिक्योरिटी गार्ड की उन्होंने जॉब कर ली और मेरा एडमिशन, वो बोले अब क्या करना? मैं पापा एक बार वो ट्राई करता हूँ, अब की बार मुझे पढ़ना है। तो एक जैसे NIOS की एग्जाम कराते, ओपन से एग्जाम दिलाते, क्योंकि मैं रेगुलर में तो कर चुका था तो अब मैं रेगुलर तो नहीं कर सकता था। तो ओपन से हमने फीस वगैरह सबमिट कर दी। अब की बार फुल तैयारी थी, एक एक किताब को चाट लिया था अच्छे से कि पेपर आएगा सब कुछ लिख दूंगा। पेपर देने गया तो उसमें 3 रोल नंबर बोले गए कि ये 3 रोल नंबर बाहर खड़े हो जाओ।
उसमें एक मेरा भी था, मैं बाहर खड़ा हो गया। जब बाहर खड़ा हुआ तो मैंने पूछा, भाई एग्जाम चल रहा है बीच में, भाई मेरा टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों? बोले आपका नाम रोल नंबर लिस्ट में नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे सकते। मतलब मुझे अपना नहीं, मुझे अपने पापा का डर लग रहा था कि एक बार एग्जाम से उनका ये हाल हो गया था, ऐसा सदमा लग गया था कि दूसरी बार ये सुनेंगे कि मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा, तो अब उन पे क्या बीतेगी। मैं एग्जाम दूसरी बार भी नहीं दे पाया, और अब की बार और ताने लगे कि 2 बार फेल हो गया, मैं 1 बार भी फेल नहीं हुआ था। सबको लगता था मैं फेल हुआ, लेकिन मैं फेल नहीं था। मैं अंदर से लगता मुझे कुछ गड़बड़ हुई है। उसके बाद मैंने पापा को कहा, पापा एक मौका और, क्योंकि मेरी गलती अब भी नहीं थी, मेरी गलती पहले भी नहीं थी, एक बार और मौका दे दो। तो पापा ने बात करना बंद कर दिया था, बोला मौका क्या देना, अब तो बात ही नहीं करनी। मैंने तीसरी बार एनरोल कराया, और तीसरी बार में मैंने 12th क्लास को टॉप किया। उसके बाद भगवान की दया से ऐसा हुआ अरविंद भाई कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 गुड़गांव। क्या बात। वहाँ पे इतने अच्छे प्रोफेसर्स थे, वहाँ पे मेरा माइंड सेट हुआ कि टीचर्स सारे बुरे नहीं होते, टीचर्स अच्छे भी होते हैं। वहाँ पे एक मैडम मिली, मैडम निर्मल उदासी, तो बोली बेटा अभी है ना कल्चरल इवेंट आने वाले, यूथ फेस्टिवल आने वाले, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। तो मैं ठीक है करता हूँ। तो अलग अलग इवेंट्स थे, मैंने पार्टिसिपेट करने की सोची। ना मुझे डांस आता था, ना मुझे सिंगिंग आती थी, ना मैं पोइट्री अच्छा करता था, ना मैं अच्छी डिबेट कर सकता था। तो सब ने रिजेक्ट कर दिया कि नया बच्चा है, इसको चांस नहीं देना, कॉलेज की इज्जत का सवाल है। एक इवेंट बचा था, और वो इवेंट मैडम का ही था, संस्कृत डिक्लेमेशन, संस्कृत में भाषण देना। बोली बेटा हम हारने तो हैं ही, आप ये कर लो। मैंने मैम से पूछा आपने क्यों बोला हम हारने तो हैं? बोला कि संस्कृत में आज तक कोई जीत ही नहीं पाया, संस्कृत में भाषण कोई बोल ही नहीं पाया, जीतना तो दूर की बात है। मैं ट्राई करूं। और वो इतनी जिद थी मेरे अंदर, उसको मैंने, जैसे मैं रिकॉर्ड्स बनाता था, कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस की, कुछ भी आ जाता था, बस वो भाषण बोलता था। अब तो ऐसा हो गया था कि रात में अगर सो भी रहा हूं तो भाषण ही निकल रहा है। और मैं स्टेज पे गया, और 2nd पोजीशन से मुझे मिली। वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जितने भी प्रोफेसर्स थे, प्रिंसिपल थे, सब मेरे फेवर में आ गए कि संस्कृत डिक्लेमेशन में प्राइज ले आया तो क्विज भी जीत लेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई डायरेक्टर देख रहा हो या प्रोड्यूसर देख रहा हो तो इस स्टोरी पे एक मूवी बनाई जा सकती है, लेकिन इस हीरे को बाहर लाना जरूरी है, जिसका काम हम कर रहे हैं। बाय द वे, A2 मोटिवेशन पर ये जो अरविंद अरोड़ा शो है, ये इनका पहला ऑफिशियल पॉडकास्ट है। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, आपने ये मौका दिया। तो आज हम आपके साथ रैपिड फायर में मेमोरी किंग का टाइप का ही कुछ करने वाले हैं। मैं तैयार हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड विद वन एंड ओनली डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। सबसे पहले तो, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करते हैं, जो कि अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी कौन से वो ऐसे 3 तरीके हैं जिससे आपने मेमोरी अपनी मैथ्स को शार्प किया है? कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिससे हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं उनकी भी मेमोरी और मैथ्स शार्प हो सकती है? मैथ्स में मेरी कैलकुलेशन अच्छी इसलिए हुई क्योंकि मैंने कुछ बेसिक चीज़ों पे काम कर लिया। मैंने अपनी एडिशन पे स्पीड बना ली, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे और टेबल्स पे। ये जब 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर कमांड हो जाती है तो स्क्वायरिंग का टॉपिक, क्यूबिंग का टॉपिक, स्क्वायर रूट्स का टॉपिक, ये आप इजीली कर सकते हैं। सो फाइनली मेमोरी किंग से मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और जब मैं इनसे सवाल पूछूंगा आप स्पीड पे गौर करिएगा, और मैं आपको यहां पर इस कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 73? 5329। 73 इंटू 73, 5329, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, स्क्वायर ऑफ 83? 83 स्क्वायर 6889। 83 इंटू 83, 6889। चलिए अब थोड़ा और हार्ड करते हैं आपके लिए, क्योंकि ये तो आसान हो गया। अब आपसे पूछते हैं क्यूब ऑफ 43? क्यूब ऑफ 43 79507। ओह माय गॉड, 79507 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी किया और आप देख भी सकते हैं। आखिरी सवाल लेते हैं, क्यूब ऑफ 87? 658503। एक सेकेंड सर, मैं कैलकुलेट कर लूं, मेरे को भी। 658503। ओह माय गॉड, कमाल कर दिया भैया। इनको ऐसे ही लोग मेमोरी किंग नहीं कहते, उसके पीछे का रीजन आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर मैं पूछूं 57 का रूट कितना होता है? 57 रूट अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस। हाँ जी, 7.549834435527। ओ माय गॉड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी, मेरी टीम ने लिख के दिया 57 की रूट
बिल्कुल 7.5498344352 आप खुद भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से क्या करके दिखाऊं। अगले सवाल पर चलते हैं, एक और मजा लेते हैं सर का, देखे क्या पता गलत कोई आंसर दे तो पकड़ लेंगे इनको। सर आप बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 91। 91 हम्म 9.539392014116। ओ माय गॉड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 91 का स्क्वायर रूट इन्होंने किया और वो भी बड़ी जल्दी, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा उतनी जल्दी। दैट इज 9.539392014116। ये मैं देख के पढ़ रहा हूं और इन्होंने बिना देख के बता दी है। ओ माय गॉड। चलिए अब एक और सवाल की तरफ चलते हैं। अब आपने बोला कि आपने 21 सेकंड्स में पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को आपने बिल्कुल एकदम बिंदास बोल दिया था। बाय द वे मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, इतनी जल्दी तो मैंने भी कभी नहीं बोला। अरे सर आप तो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। अरुण भाई 21 सेकंड में अगर करूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके लिए डिवाइस चाहिए कि इतनी स्पीड से मैं सही भी बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ओके तो एक नॉर्मल स्पीड से देखते हैं ताकि जो क्रॉस चेक करने वाला है वो क्रॉस चेक भी कर ठीक पाए। है ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जैन, सीजियम, बेरियम, लैथम, सीरियम, प्रासिडाइम, नियोडाइम, प्रोमेथियम, सैमियम, यूरोपियम, गुडोनियम, ट्रिबियम, डिस्प्रोशियम, होलोमियम, इर्बियम, थूरियम, रेटिबियम, लुटेशियम, हाफनियम, टेटलम, टंगस्टन, रेनियम, मोस्टनियम, रीडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी, थाइलियम, लेडवियम, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडियम, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिन, थोरियम, प्रोटेक्टिन, नेपच्यून, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, ब्रिकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लार्चम, दरफोर्ड, ड्यूबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हासियम, मेटनेरियम, डमस्टेडियम, रोनजेनियम, कोपरनेशियम, अनंत, टीरियम, अनंत, क्वेडियम, अनंत, पेंटियम, अनंत, हेक्सियम, अनंत, स्पेक्ट्रम, अनंत, ऑक्टियम। ओ माय गॉड भाई साहब, केमिस्ट्री टीचर हूं मैं। 118 एलिमेंट होते हैं और एक भी एलिमेंट गलत नहीं था, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मानना पड़ेगा, आप Thank you मेमोरी so किंग much. हो। अगर मैं आपसे पूछूंगी आपकी फेवरेट बुक कौन सी है तो आप क्या कहेंगे? वैदिक मैथमेटिक्स। क्या बात है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। आप पूछने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपका फेवरेट फीमेल इंस्पिरेशन? माय मदर। आपके फेवरेट मेल इंस्पिरेशन? माय फादर। क्या बात है। और इसके अलावा जैसे आपने रामानुजन का नाम लिया, तो रामानुजन की कौन सी बुक है जो आपने पढ़ रखी है? रामानुजन जी की बुक तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी से मैं काफी इंस्पायर हूँ। ओके। आपके 33 वर्ड रिकॉर्ड में आपका फेवरेट वर्ड रिकॉर्ड? फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन। जो आपने पहले बताया था। आप मूवीज वगैरह देखते हैं? कभी कभी। कभी कभी। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? भाग मिल्खा भाग। ओहो, इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो आप, मतलब, है ना। अच्छा, फाइनली आपका फेवरेट एक्टर कौन है? भगत सिंह। वो तो स्वतंत्रता मुझे लगता है कि वो रियल नायक था, जिसके बारे में मैं भगत सिंह के बारे में पढ़ता हूँ, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ता हूँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है वो रियल हीरोज हैं और वो मेरे हीरो हैं। बाय द वे, रैपिड फायर में आगे बढ़ने से पहले ये है उनकी वो बुक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी। और ये बुक आपको कॉन्कर ऐप पे अगर आप कोर्स लेते हैं, एनरोल करते हैं, तो कम से कम 20 लकी विनर्स को ये बुक दी जाएगी। हो सकता है कि हम लोग हर एक कोर्स में आपको ये बुक दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फटाफट से आपको जवाब देना है। आपका कोई कॉम्पिटिटर है? नहीं। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते? वैदिक मैथ्स, मेमोरी और मेरे पेरेंट्स। क्या बात है। आप खुद को 3 वर्ड में डिफाइन कीजिए अपने आप को। नेवर स्टॉप ग्रोइंग। अगर आपसे ये सारे वर्ड रिकॉर्ड छीन लिए जाएं तो आप क्या करेंगे? दोबारा से बनाऊंगा। ओह क्रेजी। अगर आपकी लाइफ पे कोई किताब लिखी जाए या मूवी बनाई जाए तो उसका नाम क्या होगा? टाइटल क्या देना चाहेंगे? संभव से संभव की ओर। क्या बात है, असंभव से संभव की ओर। अपने आप को आपको रेट करना है 1 से 10 में। आप कितने अच्छे मैथमेटिशियन हैं? 1। आप कितने अच्छे मेमोरी किंग हैं? 1 से 10 में रेट करना है। 1। इतना कम क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है 13 साल से जितनी ज्यादा मैं इन चीजों को पढ़ता जा रहा हूँ, जितना इनकी डेप्थ में जाता जा रहा हूँ, तो ये चीजें और एक्सपेंड होती जाती और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं ए से बी नहीं सीख पाया हूँ। बहुत बढ़िया सर। अगर आपको एक दिन के लिए देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप देश की एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही चीजें अप्लाई करना चाहूंगा, इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि वैदिक मैथ्स और मेमोरी को एक सब्जेक्ट के रूप में लॉन्च कर दूंगा, ताकि बच्चों के लिए लर्निंग जो है वो काफी आसान बन पाए। अगले राउंड की तरफ चलते हैं, यस और नो। पहला सवाल, क्या आपको कभी अपनी टीचर पे क्रश हुआ है? यस। यस। हाँ, इलैबोरेट कीजिए सर, कब हुआ?
5th क्लास में। 5वीं क्लास में? क्या बात है, मतलब कितने मेमोरी किंग हो, दिल का मामला दिल का ही होता है। अगला सवाल, बचपन में आपका सेलिब्रिटी क्रश था कोई? सोनाली बेंद्रे। ओहो आपने अब तक सबसे अच्छी फिल्म कौन सी देखी है? भाग मिल्खा भाग। क्या आपने कभी चीट किया है? नहीं। क्या आप मैरिड हैं? यस। चलिए सर, अगले राउंड की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको एक शब्द बोलूंगा और उस शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो आपको बताना है। पहला सवाल, मैथमेटिक्स। प्यार। चाय। अगेन प्यार। हाँ, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि चाय पीने की बहुत बड़ी आदत है। कंपटीशन। किसी से नहीं। रामानुजन। ग्रेट मैथमेटिशियन। कैलकुलेशन। अगेन प्यार। सोशल मीडिया। इग्नोर। बुक्स। रीडिंग। लव। माय पेरेंट्स। स्टूडेंट। क्रिएटिविटी। इंडियन सोसाइटी। काफ़ी चेंज की रिक्वायरमेंट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चेंज की रिक्वायरमेंट। इंडियन यूथ। ग्रेट एम रखना चाहिए उनको। राहुल गांधी। लीडरशिप क्वालिटीज कम है। नरेंद्र मोदी। फुल ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। इंडिया। ग्रोइंग। हिम्मत भारद्वाज। सीखता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। हिम्मत भारद्वाज द मेमोरी किंग। ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, व्हाट इफ। तो पहला सवाल पूछते हैं आपसे, अगर आप रामानुजन या आपको उनसे मिलने का मौका मिल जाता तो आप उनसे क्या सवाल पूछते? उनसे मैथमेटिक्स में जो उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है या जो उनका डेडिकेशन था, तो वो सब कुछ देखना चाहता था और वही पूछना चाहता था कि कैसे आप मैथ्स में, मतलब मैथ्स में इतना डीप इंटरेस्ट आपका कैसे क्रिएट हुआ। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो इस देश में शिक्षा के अलावा आप क्या बदलते? लोगों की सोच, यूथ की सोच, उनको बड़ा सपना देखना सिखाता कि बड़े सपने देखने से घबराओ मत, और जो सपना देखा है उससे रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करने की उनको सलाह देता। अगर आप सूचना और प्रसारण मंत्री होते तो इस देश में कौन से चैनल को आप बैन कर देते? काफी सारे चैनल्स हैं ओके। जो कि जो दिखाना है वो नहीं दिखाते, बल्कि नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाते। इंडिया में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। अगर आप मान लीजिए कि सोशल मीडिया में, आपको सोशल मीडिया में पावर होती कि आप कोई भी सोशल मीडिया डिलीट करवा सकते, तो ऐसा कौन सा सोशल मीडिया जो आपको लगता है कि बहुत बेकार है, उसको आप तुरंत बैन करवाते इंडिया से? पहले तो टिकटॉक था और अब जो रील्स वाला चला इंस्टाग्राम। हाँ। अगर आपको किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ डेट करने का मौका मिलता तो आप किसे डेट करते? दिया मिर्जा। दिया मिर्जा। आहा, दिल अभी जवान है। अगला सवाल, अगर आपके पास अलादीन का चिराग आ जाता तो आप ऐसी कौन सी एक विश मांगते जो आपके दिल में है? कि दुनिया के हर बच्चे को मेमोरी और वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक मिल जाए, सबको इन टेक्निक्स का पता चल जाए, ताकि एजुकेशन प्रेशर ना रहे। अगर मान लीजिए कि अचानक से आपका मोबाइल जो अभी आपके पास है गुम हो जाए तो आप क्या करते? कुछ नहीं, दोबारा लेता। मतलब मोबाइल एडिक्टेड नहीं हो आप? इतनी घबराहट नहीं होती कभी कि यार मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, गुम हो गया तो क्या होगा? मेरा काम चल जाता है बिना मैं एक छोटा कीपैड का फोन रखता हूँ। जब मैं झज्जर में होता हूँ, मेरे पास में ये फोन नहीं होता, और कीपैड का फोन होता है और एक कैलकुलेटर होता है। यही मेरी दुनिया है। क्या बात है। फाइनली आखिरी सवाल, अगर आप अपने पिताजी की जगह होते तो हिम्मत भारद्वाज को क्या सलाह देते? ऐसी 3 सलाहें आपको बतानी। अरविंद भाई, जो मेरे पिताजी ने किया, हालांकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने शायद मुझे लगता कुछ ज्यादा ही किया, क्योंकि 2 बार फेलियर का टैग लगने के बाद एक नालायक बच्चे को उठा के वो शहर लेके आए। जर्नली एक अच्छे बच्चे को, जिनसे उनको उम्मीद होती कि कुछ कर सकता है, उनके लिए शहर आया जाता है, उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था उसके लिए की जाती है। लेकिन मेरे पापा ने फेलियर होते हुए भी मेरे लिए इतना कुछ किया, तो कमी तो मुझे उनमें कुछ दिखती नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं वैसा बन भी नहीं सकता, इतना महान मैं नहीं हूँ। क्या बात है। अगर हिम्मत भारद्वाज आज हिम्मत भारद्वाज नहीं होते, मेमोरी किंग नहीं होते, तो वो क्या कर रहे होते? अगर ये टेक्निक्स मेरी लाइफ में नहीं होती, वैदिक मैथ्स मेमोरी मेरी लाइफ में नहीं होता, तो शायद अरविंद भाई मैं होता ही नहीं। लाइफ में इतना डिप्रेशन में जा चुका था, वो टैग मेरे से चिपक गए थे। उन टैग्स को हटाना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, वो टैग्स मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन ये जो 2 चीजें आई, इन्होंने वो टैग्स हटा के बहुत सारे नए टैग्स मुझ पे लगा दिए। तो अगर ये चीज नहीं होती तो मैं भी नहीं होता।
क्या बात है। फाइनली क्या होता है, जीवन जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए एक मौका चाहिए होता है और एक मकसद चाहिए होता है। वो इनको मिला मैथ्स के थ्रू। आपको अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है, अगर आपके पास वो है तो डेफिनेटली आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर जाओगे, लेकिन उस मकसद से चिपके रहो। देखिए अरविंद भाई, हर किसी में सुपर पावर होती है। मैंने अपनी सुपर पावर को ढूंढ लिया था कि ये किसी में राइटिंग की हो सकती है, किसी में डांस की हो सकती है, किसी में सिंगिंग की हो सकती है, कोई अच्छा बोलता है। तो हर किसी में भगवान ने किसी को भी ऐसे ही दुनिया में नहीं भेजा है। तो मैंने अपनी सुपर पावर को पहचाना है, उस पर काम किया है। इसलिए मैं भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी सुपर पावर को पहचानिए और उस पर काम कीजिए, वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। हिम्मत सर से अब आखिरी सवाल पूछेंगे। सर, बहुत ही रोलर कोस्टर राइड है आपकी और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ऐसे इंटरव्यूज़ करके मुझे बड़ा मज़ा आता है जो इंडियन यूथ के लिए काम कर रहे हैं। आप इंडिया में नए कौटिल्य पैदा करना चाहते हैं, मैथ्स की नई लहर लाना चाहते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स को और ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुन के, और मैं चाहता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ कि पॉडकास्ट दूर दूर तक पहुँचे, लोग आपको जाने, और भी बाकी लोग भी आपको पॉडकास्ट के लिए बुलाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि हीरा अभी तक छुपा हुआ था, इसकी चमक बाहर आनी चाहिए। बट फाइनली ऑफलाइन में आप बहुत फेमस हैं, आपने बहुत कुछ किया है। मैं चाहता हूं कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है और उससे आप उभर के बाहर भी निकले। और ऐसी बहुत सारी कंडीशन आज के इंडियन यूथ में होती है, प्रॉब्लम्स आज का यूथ फेस कर रहा है। तो ऐसी कौन सी 3 सलाहें हैं, 3 एडवाइसेस जो आप आज के इंडियन यूथ को देना चाहेंगे, जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाए? पहली, ग्रेट एम, कि बड़ा सपना देखो। दूसरा, जो सपना देखा है उसके लिए एक्वायर नॉलेज, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज एक्वायर करो, हार्ड वर्क, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, और मुसीबतें आएंगी उनसे घबराओ नहीं, लगातार लगे रहो। यही मैंने किया, बड़ा सपना देखा है और लगातार लर्निंग करता रहा। ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझा, और मुसीबतें बहुत आई, कभी घबराया नहीं, ना आज घबराता हूँ ना आगे घबराऊंगा। और आप भी यही कीजिए, मेरा आप सभी के लिए यही मैसेज है। क्या बात है। फाइनली हमेशा की तरह ये पॉडकास्ट भी मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, एंड आई होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है या आपको मैथ्स का फोबिया है, उसको दूर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए, आप इनके कॉन्कर ऐप पे जो इनके कोर्सेज हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर आपको ये अमेजिंग बुक आपके कोर्स के साथ आपको मिल जाए, जिससे आप अपनी मेमोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी में बदल सकते हैं। बाय द वे, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये बताना है, आप ये बुक वैसे एक और तरीके से जीत सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताना है कि आपको हिम्मत भारद्वाज जी की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आप मेरी जगह पर बैठे होते तो हिम्मत भारद्वाज जी से आप क्या सवाल पूछते, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग सेशंस के लिए, ऐसे ही हिडन पर्सनैलिटी से मिलने के लिए आप लोग A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बुरी चीज़ें बड़ी जल्दी फैलती है, लेकिन अच्छी चीज़ों को फैलाने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होता है। और मुझे पता है, अगर आप A2 मोटिवेशन पे हैं तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आप इसमें ज़रूर मदद करेंगे। शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले द अरविंद अरोड़ा शो के एपिसोड में। थैंक यू।